हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद करने वाले हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 टू 395। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, चाहे आप यूपी गेट की करो या सीजीएल की या सीएचएसएल, रेलवे, जीडी, सीपीओ, बैंक, स्कैनर, यूजीसी नेट या आरआरबी। फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, बीच में स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ मैं इसमें आर्टिकल लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी इसके क्वेश्चन के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने 3 से लेकर 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल कराए हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल का क्या मायने है और उसमें क्या बताया गया है, कि फर्स्ट आर्टिकल में क्या है, सेकेंड आर्टिकल में क्या है और वो कितने भाग है हमारे, कितने आर्टिकल हैं, ये हम सब करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सभी क्वेश्चन यही कराती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो करा रखी है फ्रेंड्स, और इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन मैंने सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराई है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही है, चाहे लोक नृत्य से हो या स्पोर्ट्स से हो या वर्ल्ड कप से हो। हर उसकी वीडियो मैंने करा रखी है, वर्ल्ड कप की, आर्टिकल की, कारक कारक भी करा रखी है मैंने, विशेषण भी कराया है, हर एक किस सब्जेक्ट की वीडियो करा रखी है। फ्रेंड्स, अब मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। जो वर्तमान समय में कितनी है, संविधान में भाग 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है एवं 12 अनुसूचियां हैं। और अगर पहले की बात करें तो फ्रेंड्स 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई, हमारी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भाग 1 किसको डिपेंड करता है, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात करता है। 1 की बात करें तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 2 की बात करें तो नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 है संघ और इसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 2 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 2 में किया गया है। आर्टिकल 3 में क्या है कि राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। आर्टिकल 3 में क्या है कि राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में क्या है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करना तथा अनुपूर्वक विषयों पर उपवन करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। आर्टिकल 4 में क्या है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपवन करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 की अधीन विधियां हैं। तो फ्रेंड्स, के चारों आर्टिकल कल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, तो बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 2 में क्या बताया गया कि नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान, और आर्टिकल 3 में बताया गया है कि राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान, और आर्टिकल 4 में क्या है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करना तथा अनुपूरक विधियों पर उपवन करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 की अधीन विधियां। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल भाग 2 में। भाग 2 में क्या बताया गया कि नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है भाग 2 में, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है भाग 2 में। नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 देखते हैं संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अभी संविधान की जब शुरुआत हुई थी तो वो किसके बारे में हुई थी, नागरिकता के प्रावधान के बारे में। तो आर्टिकल 5 में क्या बताया गया कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, और आर्टिकल 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी व्यक्ति को, ये आर्टिकल 6 में बताया गया है। और आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है कि भारत में पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान, जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनको भी नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। तो आर्टिकल 5 क्या है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, शुरुआत ही जब हो रही है संविधान की तो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है भाग 2 में। भाग 2 ही है कि नागरिकता का प्रावधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी उन व्यक्तियों को। आर्टिकल 7 क्या है कि भारत से जो पाकिस्तान जा रहे हैं उन व्यक्तियों को भी नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके साथ नोट्स बनाते जाएं।
आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। और जो भारत के जो बाहर रहने वाले प्रवासी हैं उनको उनके लिए भी नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। ये आर्टिकल 8 में बताया गया है। आर्टिकल 9 क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। जो विदेशी नागरिकता ले रहे हैं भारत की, तो भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किया जाएगा, उनके लिए वंचित किया जाएगी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 9 में बताया गया है। और आर्टिकल 10 क्या है कि नागरिकता के अधिकार बने रहना। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि नागरिकता के जो अधिकार है वो बने रहें। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान। विनिमय का मतलब विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन का प्रावधान। तो आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार, जो भारत से बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए भी नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। और आर्टिकल 9 में बताया गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा, उनके लिए क्या किया जाएगा? नागरिकता का प्रावधान वंचित किया जाएगा। ये आर्टिकल 9 में बताया गया है। और आर्टिकल 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकार बने रहें। और आर्टिकल 11 में बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन मतलब रेगुलेशन का प्रावधान। फ्रेंड्स, मैं टू टाइम्स इसलिए रिपीट करवा रही हूँ कि आपको एक ही बार में लर्न हो जाए, आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप 1 से 2 टाइम भी सुन लेंगे इसको तो एक ही बार में आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। भाग 1 देखा हमने राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में, भाग 2 देखा नागरिकता के बारे में। अब भाग 3 क्या कहता है? तो मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और कितने आर्टिकल से हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंधित, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के संबंध बताया गया है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रित करने की विधियां। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। तो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। तो भाग 3 किससे डिपेंड करता है? मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समानता का अधिकार कितने आर्टिकल तक है, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता के लोक नियोजन के जो अवसर है उनमें के लिए सभी को समानता दी जाएगी। आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किया जाएगा आर्टिकल 18 में। तो समानता का अधिकार कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का आर्टिकल कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 19 से 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार की मैं बताया गया है आर्टिकल में आर्टिकल 19 से 22 तक। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी से कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसको फुल आजादी है कि अपनी बात रख सकता है। ये आर्टिकल 19 में बताया गया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है, वो किसी भी चीज में अपनी बात को रख सकता है या बोल सकता है, ये उसके पास आजादी है। आर्टिकल 19 में बताया गया है। और आर्टिकल 19 ए में क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19 ए में बताया गया है। और आर्टिकल 19 बी में क्या है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। शांतिपूर्वक मतलब कहीं भी हथियारों के इकट्ठा होना, ये आर्टिकल 19 बी में बताया गया है। आर्टिकल 19 सी क्या है? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 सी में बताया गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19 डी में क्या है कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, वे एक देश से दूसरे देश जा सकता है, उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 19 डी में बताया गया है। आर्टिकल 19 में क्या बताया गया? बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल 19 ए में क्या बताया गया? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 डी में बताया गया है आर्टिकल 19 बी में बताया गया है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना।
आर्टिकल 19C में बताया गया संगठन या संविधान आने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D में बताया गया कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितने तक है? 19 से 22 तक। नेक्स्ट आर्टिकल है 19A। तो हमने कितने आर्टिकल कर लिए? 19A, 19B, 19C, 19D तक कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 19E कि देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में या क्षेत्र में रह सकता है, उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, ये 19E में बताया गया है। और 19G क्या है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, वो देश के किसी भी हिस्से में व्यापार कर सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। ये 19G में बताया गया है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद 19E में क्या बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। और 19G में बताया गया है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये 19A, B, C, D, E और G फ्रेंड्स इसके भी नोट्स बनाते जाएं, साथ के साथ हर एक आर्टिकल नोट्स बनाते जाएं क्योंकि सभी आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20। इसमें बताया गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या बताया गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया जाएगा। और आर्टिकल 21 में बताया गया है कि प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार है और जीने का भी अधिकार है। और आर्टिकल 21A में बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार और 86वां संविधान संशोधन है। इसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार में कितने संविधान का संशोधन है, तो आप बता सकते हैं 86वां संविधान संशोधन है। आर्टिकल 1A में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार और 86वां संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 20 में क्या बताया गया कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 में बताया गया कि प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार और जीने का अधिकार। और आर्टिकल 21A में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 तक। आर्टिकल 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। आर्टिकल 23 में बताया गया कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध किया जाएगा। और आर्टिकल 24 में बताया गया है कि कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध किया जाएगा। मतलब अगर बच्चे की उम्र 13 से 14 साल के बीच में है तो उससे कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। ये आर्टिकल 24 में बताया गया है। और आर्टिकल 23 में क्या है कि मानव के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बलात् श्रम किया जाए तो उसके साथ प्रतिषेध किया जाएगा। और आर्टिकल 24 में क्या बताया गया कि कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध किया जाएगा। ये आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 में बताया गया है कि अंत कारण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ये क्या है? आर्टिकल 25 में बताया गया है। आर्टिकल 26 में कहते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों में जो प्रबंध है उन पर पूरी स्वतंत्रता है, आर्टिकल 26 में बताया गया है। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर मतलब होता है टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 में बताया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25 में क्या बताया गया कि अंत कारण किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता। और आर्टिकल 28 में बताया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल है आर्टिकल 29 से 30 तक। तो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार। और आर्टिकल 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ तक है? आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और
संस्कृत का संरक्षित रखने का अधिकार है, मतलब उनकी जो भाषा है या उनकी जो लिपि है उसको पूरा तरह से रखा जाएगा अधिकार में। और आर्टिकल 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान और संचालित करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 कहता है कि रिट संबंधित प्रावधान, रिट संबंधित प्रावधान आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 33 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति, के मौलिक अधिकारों को जो लागू करने की शक्ति वो किसके पास है, संसद के पास है। ये आर्टिकल 33 में बताया गया है। आर्टिकल 34 में बताया गया है कि सेना क्षेत्रीय कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान, के सेना क्षेत्रीय कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान किया जाएगा, आर्टिकल 34 में बताया गया है। आर्टिकल 35 में क्या है कि मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान, के मौलिक अधिकार जो लागू करने के संबंधित प्रावधान वो किसके पास है, आर्टिकल 35 में है। और आर्टिकल 32 क्या है कि रेट संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 33 है कि मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की शक्ति है। आर्टिकल 34 है कि सेना क्षेत्रीय कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। और आर्टिकल 35 में है कि मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट आर्टिकल है, मतलब भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक कर चुके हैं। अब ये भाग 4। भाग 4 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड्स वेरी इंपोर्टेंट है, रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व और कितने आर्टिकल तक है, आर्टिकल 36 से 52 तक। 36 आर्टिकल कहता है कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा की जाएगी। और आर्टिकल 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माने गए हैं। आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माने गए हैं। और आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। और आर्टिकल 39 में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल 39 में क्या बताया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, मतलब जितना वो काम करेगा उसमें उतना ही वेतन मिलेगा, और समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधि भी मिलेगी, उसमें भी सहायता की जाएगी। आर्टिकल 39 में बताया गया है। तो फिर तक पढ़ते हैं ना। आर्टिकल 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माने गए। और आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। और आर्टिकल 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। तो भाग 4 है, भाग 4 में क्या बताया गया, नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 36 से 52 तक। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 41 में क्या है कि कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 41 में बताया गया है कि सभी नागरिकों को कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 42 में बताया गया है कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 42 में क्या बताएगा कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है भाग 4 ही चला है फ्रेंड, नीति निर्देशक तत्व 36 से 42 तक है आर्टिकल भाग 4 में। आर्टिकल 43 क्या कहता है, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। और आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू करने का प्रावधान। तो आर्टिकल 43 में क्या बताया गया, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, मतलब आर्टिकल 43 में बताया गया कि मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। और आर्टिकल 44 में बताया गया समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 48A, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन। और आर्टिकल नंबर 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 48A में क्या बताया गया है कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा, ये आर्टिकल 48 में बताया गया है। और आर्टिकल 49 में क्या बताया गया कि महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। और आर्टिकल 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन किया जाएगा। और आर्टिकल 50 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। फ्रेंड्स ये आर्टिकल वेरी इंपोर्टेंट है। तो आर्टिकल 50 में क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन। और आर्टिकल 49 में है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर
भाग 4 ए में क्या है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है भाग 4 ए में। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 51 ए है। अनुच्छेद अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 51 ए बताता है कि इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है 51 ए आर्टिकल में। और भाग 5 क्या कहता है? इसमें संघ के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 52 से 151 तक बताया गया है भाग 5 में। भाग 5 में क्या बताया गया है? संघ के बारे में। और आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। आर्टिकल 52 में है कि भारत में राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाएगा। ये 52 में, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 53, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया? संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो फ्रेंड्स ये सभी आर्टिकल वेरी इंपोर्टेंट है कि भाग 5 में क्या बताएगा? संघ के बारे में। आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। और आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका संबंधित राष्ट्र शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो फ्रेंड्स हमने भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक, मतलब 152 भी कर लिया, 53 भी कर लिया। अब आर्टिकल 54 करते हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। किसके बारे में पढ़ना है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 54 कहता है। आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है वो पद्धति, निर्वाचन संबंधी पद्धति आर्टिकल 55 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। और आर्टिकल 55 में कहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। तो इन सभी में आर्टिकल 52 से 55 तक में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। कि 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल 54 में बताया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होंगे। और 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति। हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 56। तो फ्रेंड्स ये जो भाग 5 है संघ से संबंधित है। और किसके बारे में वर्णन किया गया है इन सभी आर्टिकलों में? राष्ट्रपति के बारे में। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख किया गया है 56 में। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता 57 में कहा गया है। और आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता कितनी होती है फ्रेंड्स? 35 ईयर कम से कम होनी चाहिए व्यक्ति की आयु। 35 ईयर होगी तो वह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। आर्टिकल 55 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। और आर्टिकल 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। मतलब राष्ट्रपति जब वो बन जाएगा तो वो क्या करेगा? शर्तें लेगा। तो आर्टिकल 59 में कहा गया है। आर्टिकल 60 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो फिर क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो आर्टिकल 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। और आर्टिकल 58 में कहा गया है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। आर्टिकल 59 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और आर्टिकल 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। राष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मतलब आर्टिकल के 56 में क्या गया है, 57 में, 58, 59 में, 60 कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कि भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित कितना किया गया है? 6 महीने तक। आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया कम से कम 6 महीने। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 में कहा गया है। ये भी वेरी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है कम से कम 6 महीने। 6 माह मतलब होता है 6 महीने। और आर्टिकल 63 में कहा गया है तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 64 में क्या किया गया है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 65। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके
बात कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। और आर्टिकल 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 67 में क्या कहा गया है? कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 68 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति पद की विकेट को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक विकेट को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 महीने। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 6 महीने के लिए किया गया है और उपराष्ट्रपति का भी समय और आकस्मिक विकेट को भरने के लिए कार्यकाल कितना किया गया है? 6 महीने, और राष्ट्रपति को भी और उपराष्ट्रपति को भी। और आर्टिकल 69 में क्या कहा गया है? कि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 69 में क्या गया है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 69 में। फ्रेंड्स, ये सभी आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। आर्टिकल 65 में क्या किया गया है? आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उसके जगह पर कौन कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे राष्ट्रपति के तौर पर। और आर्टिकल 66 में क्या कहा है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया जाएगा आर्टिकल 66 में। और 67 में क्या किया गया? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया, मतलब जो कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति वो 67 में कहा गया है। और आर्टिकल 68 में क्या कहा गया है? के विकेट को भरने का निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए कार्यकाल किया गया है 6 महीने। और 69 में क्या कहा है? उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख, जब मतलब उपराष्ट्रपति वो बन जाएंगे तो फिर क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो वो कौन से आर्टिकल में लेंगे? 69 में। तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 70। अन्य किसी आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। क्या किया गया आर्टिकल 70 में? कि अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। आर्टिकल 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति। और आर्टिकल 73 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार का उल्लेख। तो 70 में क्या कहा गया है? कि यदि किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किया गया है, कि राष्ट्रपति के जो कर्तव्य है उसका निर्वहन किया गया है आर्टिकल 70 में। और 71 में क्या किया गया है? कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय, मतलब जो भी राष्ट्रपति के विषय होंगे और जो उपराष्ट्रपति के विषय होंगे वो कौन से आर्टिकल में होंगे? आर्टिकल 71 में। और आर्टिकल 72 में क्या है? कि राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को समन मिल सकती है, वो कौन से आर्टिकल में है? 72 में। जो समाधान की शक्ति है उनके पास आर्टिकल 72 में। और 73 में क्या है? कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार का उल्लेख है। संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 73 में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 74। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। आर्टिकल 75 में क्या? मंत्रियों से संबंधित अन्य उपवन। और आर्टिकल 76 में कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। आर्टिकल 74 क्या है? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। जो राष्ट्रपति को सलाह देता है वो कौन देता है? मंत्रिपरिषद। तो उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में क्या गया है? कि मंत्रियों से संबंधित अन्य उपवन, जो मंत्रियों से संबंधित हैं वो अन्य उपवन आर्टिकल 75 में है। और आर्टिकल 76 में क्या है? कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 77। भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख आर्टिकल 77 में है। आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, आर्टिकल 78 में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 80 क्या है? कि राज्यसभा का उल्लेख किया गया 80 में। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, इनको अच्छे से लर्न करने का कि राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है और आर्टिकल 81 में किया गया है लोकसभा का उल्लेख। भारत सरकार के जो कार्य है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? 77 आर्टिकल में। और आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को जो जानकारी देते हैं वो कौन देता है? प्रधानमंत्री। और हमारे इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रपति को जो जानकारी देंगे वो कौन देंगे? प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 80 क्या है? कि राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? 80 में। फ्रेंड्स, अच्छे से लर्न करना का राज्यसभा का उल्लेख किसमें किया गया है और लोकसभा का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 82। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, आर्टिकल 82 में है। आर्टिकल 83 में क्या है? संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। आर्टिकल 85 में संसद के स्तर, प्रवासन और विघटन संबंधित उल्लेख। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश। आर्टिकल 82 में क्या है? कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः संयोजन किया जाएगा, वो आर्टिकल 82 में है। और 83 में क्या है? कि संसद के सदन की अवधि का उल्लेख, संसद के जो सदन है उसकी अवधि का उल्लेख किस आर्टिकल में कहा गया है? 83 में। 84 में क्या कहा गया है? कि सदस्य की
सदस्यता के लिए योग्यता, संसद की जो सदस्यता है उसकी योग्यता के लिए आर्टिकल 84 में कहा गया है। 85 में क्या है कि संसद के स्तर, आवासन और विघटन संबंधित उल्लेख किया गया है 85 में। जो स्तर है, ये आवासन या विघटन है, उससे संबंधित जानकारी किसमें, आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 86 में क्या है कि राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश, मतलब जो राष्ट्रपति का संसद में जो अभिभाषण हो या संदेश हो, वो कौन से आर्टिकल में है, 86 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में है। आर्टिकल 88 क्या है कि संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, आर्टिकल 88 में है। आर्टिकल 89 में क्या है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है 89 में। आर्टिकल 90 में क्या है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना या प्रत्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख आर्टिकल 90 में है। 87 में क्या है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो भाषण देंगे राष्ट्रपति, वो कौन से आर्टिकल में, 87 में। और आर्टिकल 88, संसद के सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार शामिल है, 88 आर्टिकल में है। 89 में क्या है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है 89 में। और 90 में क्या किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना या प्रत्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 90 में। तो राज्यसभा का जो उपसभापति हो, अगर उसे हटा दिया जाए तो वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 90 में। तो करती हूँ, आपको सभी जो मैं आर्टिकल करा रही हूँ आपको साथ के साथ लर्न हो रहे होंगे, आप इजीली इनको लर्न कर पा रहे होंगे, इसलिए मैं दो बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको एक ही बार में ही लर्न हो जाए और इसके नोट्स बना लें आप। नेक्स्ट आर्टिकल है 91, सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 92 क्या है, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे यथासीन अधिकारी नहीं होंगे। तो आर्टिकल 91 क्या है कि सभापति के रूप में कार्य करने, जो सभापति के रूप में कार्य हो रहे हैं ये, तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उपसभापति, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 91 में। और आर्टिकल 92 में क्या है कि जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचार हो, मतलब उन दोनों को हटाया जा रहा हो, सभापति और उपसभापति को, या तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, तो आर्टिकल 92 में बताया गया है। आर्टिकल 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है 93 में। 94 में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्यागना या पद से हटाया जाना 94 आर्टिकल में है। आर्टिकल 95 में क्या है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 95 में। आर्टिकल 95 में क्या है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है 95 में। आर्टिकल 96 क्या कहता है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आर्टिकल 93 क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है 93 में। और 94 में क्या किया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना ही या त्यागना या हटाया जाना कहलाता है 94 आर्टिकल। 95 आर्टिकल क्या है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य के पाक को पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के कर्तव्यों को पालन करने का उल्लेख किया गया है 95 आर्टिकल में। 96 में क्या किया गया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचार हो तब वे पीठासीन अधिकार नहीं होंगे, मतलब क्या निर्णय लिया जा रहा हो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का निर्णय लिया जा रहा हो, यह आर्टिकल 93 में है। आर्टिकल 97 क्या है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये 97 में है। आर्टिकल 98 क्या है, संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 99 क्या है कि संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 99 में। आर्टिकल 97 के कहते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सभापति का या उपसभापति का या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते के बारे में बताया गया है 97 आर्टिकल में। आर्टिकल 98 क्या कहता है कि संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है 98 में। 99 में क्या किया गया है, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। संसद के जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे, वो कौन से आर्टिकल में लेंगे, 99 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है 100 आर्टिकल, संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और
फ्रंट पूर्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 101 में क्या है कि संसद में साधनों आर्टिकल 101 में क्या है कि संसद में स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 100 कहता है कि संसद सदनों में मतदान, जो संसद में जो सदन है वो मतदान करें या रिक्तों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति, मतलब किसके पास शक्ति है? संसदों के व्यक्तियों के पास शक्ति है और कर्ण पूर्ति है, तो कौन से आर्टिकल में है? 100 और 101 संसद में स्थानों का रिक्त होना ही आर्टिकल 101 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 102, संसद सदस्य के लिए योग्यता। संसद सदस्य के लिए योग्यता कितनी है वो आर्टिकल 102 बताता है। आर्टिकल 105 क्या कहता है कि संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की सीमितियां, समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार 105 आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 106 को कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया 106 आर्टिकल में। फ्रेंड्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। आर्टिकल 101 संसद में स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 कहता है कि संसद सदस्यों के लिए योग्यता। आर्टिकल 105 कहता है कि संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकार होंगे आर्टिकल 105 में। और आर्टिकल 106 में जो सदस्यों के वेतन है और ये भत्ते हैं वो कौन से आर्टिकल में है? 106 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 108, कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 में है विधेयकों पर अनुमति और आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख और आर्टिकल 113 में है संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो दोनों सदन उनकी जो बैठक है संयुक्त बैठक वो आर्टिकल 108 में बताया गया है। आर्टिकल 109 क्या है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, जो धन विधेयक के बीच में जो संबंध हो रहा है उसको विशेष प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? 109 में। आर्टिकल 110 क्या कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 110 में। और आर्टिकल 111 में कहा गया है कि विधेयकों पर अनुमति जो है वो आर्टिकल 111 में कहा गया है। आर्टिकल 112 क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख, मतलब बजट का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 112 में। और आर्टिकल 113 में क्या है कि संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया आर्टिकल 113 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 114, विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 120 है। आर्टिकल 122 क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ये आर्टिकल 122 में है। आर्टिकल 123 क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 124 क्या है? सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना और गठन का, ये आर्टिकल 124 कहता है। तो 114 क्या कहता है? विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है 114 में। और आर्टिकल 120 क्या है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली, जो संसद में जो प्रयोग की जा रही है उसकी भाषा का वर्णन किया गया है 120 आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 122 में क्या है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना ही आर्टिकल 122 में बताया गया है। और आर्टिकल 123 में बताया गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में, कि राष्ट्रपति जो शक्ति मतलब अध्यादेश जो देंगे, आदेश जो देंगे वो शक्ति किसके पास है? आर्टिकल 123 में है। और आर्टिकल 124 के कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है 124 आर्टिकल में, कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की जाएगी और उनका गठन किया जाएगा आर्टिकल 124 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 125, न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान आर्टिकल 123(5) में है। 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 127 कहता है कि तथाकथित न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान। आर्टिकल 128 कहता है उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 कहता है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालयों के रूप में होने का प्रावधान। आर्टिकल 125 क्या कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान किए गए हैं 125 में। और आर्टिकल 126 में कहा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की गई है 126 में। और आर्टिकल 127 में कहा गया है तटस्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है 127 में। और आर्टिकल 128 में कहा गया है कि उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। और आर्टिकल 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेखों या न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान किया गया है 129 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 130, इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता बताया गया है 130 में। और आर्टिकल 137 में बताया गया है कि निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
और आर्टिकल 143 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो 130 का कहता है आर्टिकल उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 130 में। और आर्टिकल 137 में क्या है कि निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय का द्वारा पुनर्विलोकन कहा गया है। मतलब जो निर्णय लेके जो आदेश देंगे उच्चतम न्यायालय तो उसका पुनर्विलोकन किया जाएगा आर्टिकल 137 में। और आर्टिकल 143 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 143 आर्टिकल में। तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो आर्टिकल 143 में बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 144। इसमें बताया गया है कि सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना आर्टिकल 144 में है। आर्टिकल 148 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक CAG का उल्लेख किया गया है 148 में। और आर्टिकल 149 में क्या है कि नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां बताई गई हैं 149 में। तो आर्टिकल 144 क्या कहता है कि सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना ही कहलाता है 144 आर्टिकल। और आर्टिकल 148 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का उल्लेख किया गया है 148 में। और आर्टिकल 149 में क्या है कि नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां किसके पास है? आर्टिकल 149 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 150। इसमें बताया गया है संघ के और राज्य के लेखकों का प्रारूप। और आर्टिकल 151 में क्या है? संपरीक्षा प्रतिवेदन बताएगा 151 में। और आर्टिकल 150 क्या कहते हैं? संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। और आर्टिकल 151 है संपरीक्षा प्रतिवेदन। तो फ्रेंड्स हमने भाग 5 में संघ के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों के बारे में हमने भाग 5 में पढ़ा, मतलब संघ के बारे में पढ़ा। ये सभी आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल और भाग 6 से राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल है 152 से 237 तक। तो भाग 1 में क्या था? संघ के बारे में बताया गया था, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। और भाग 2 में क्या था? नागरिकता के बारे में बताया गया था। और हमने कहाँ तक कर लिया? 5। अब नेक्स्ट भाग क्या देखते हैं? भाग 6 में है राज्य के बारे में। अनुच्छेद 152 से 237 आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल नंबर 152 देखते हैं कि राज्य की परिभाषा का वर्णन है 152 आर्टिकल में। और आर्टिकल 153 क्या है कि राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 154 में क्या? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी 154 में बताया गया है। आर्टिकल 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्तियां हैं 155 आर्टिकल में। तो आर्टिकल 152 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा, जो राज्य की परिभाषा है वो 152 आर्टिकल में बताई गई है। और आर्टिकल 153 में क्या बताया गया कि राज्यपाल का जो उल्लेख किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है? 153 आर्टिकल में। और आर्टिकल नंबर 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। तो कौन से आर्टिकल में है? 154 में। और 155 आर्टिकल क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई वो कौन सा आर्टिकल में है? 155 आर्टिकल में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 156। 156 आर्टिकल कहता है राज्यपाल का कार्यकाल। जो राज्यपाल जो कार्य करेगा वो कौन से आर्टिकल में? 156 में। और आर्टिकल 157 क्या कहता है कि राज्यपाल की योग्यता, जो राज्यपाल की योग्यता है वो 157 आर्टिकल में है। और आर्टिकल 158 में क्या है कि राज्यपाल के पद की शर्तें। और आर्टिकल 159 में है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। आर्टिकल 160 में है कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन, आर्टिकल 160 में है। आर्टिकल 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल, मतलब जो कार्य करेगा राज्यपाल, तो वो कौन से आर्टिकल में? 156 में कार्यकाल करेगा राज्यपाल। और 157 में क्या है कि राज्यपाल की जो योग्यता है, मतलब कितनी वर्ष की उम्र में वो राज्यपाल बनेगा, वो कौन से आर्टिकल में? 157 में है। और आर्टिकल 158 में क्या है कि राज्यपाल के, मतलब जब वो राज्यपाल बन जाएगा तो वो शर्तें जो लेगा वो कौन से आर्टिकल में है? 158 में। और आर्टिकल 159 में क्या है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, मतलब जब बन जाएगा राज्यपाल तो वो जो शपथ लेगा वो कौन से आर्टिकल में है? 159 में। और आर्टिकल 160 में क्या है? कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन किया गया 160 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है 161 आर्टिकल, राज्यपाल की समाधान संबंधित शक्तियां, आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 162 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया 162 में। और आर्टिकल 163 में क्या है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है 163 में। और आर्टिकल 164 क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपवन। और 165 आर्टिकल में है राज्य का महाधिवक्ता, मतलब एडवोकेट जनरल।
महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है? एडवोकेट जनरल। तो 161 आर्टिकल में क्या बताया गया कि राज्यपाल की समाधान संबंधित शक्तियां, मतलब संभालेगा, उसके पास शक्ति किसके पास है? राज्यपाल। वो कौन से आर्टिकल में है? 161 आर्टिकल में। और 162 आर्टिकल में क्या है? राज्यपाल की कार्यपाल की शक्ति का जो विस्तार है, मतलब जो राज्य राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का जो विस्तार है वो कौन से आर्टिकल में है? 162 में। और आर्टिकल 163 में क्या है कि राज्यपाल की सहायता, जो राज्यपाल की सहायता होगी या सलाह लेंगे, सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। और राज्यपाल किससे सलाह लेंगे? मंत्रिपरिषद से। तो वो कौन से आर्टिकल में है? 163 आर्टिकल में। तो 164 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में जो बताया गया है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 164 में। और आर्टिकल 165 में क्या है कि राज्य का महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल के बारे में बताएगा 165 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 166। 166 आर्टिकल में है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 166 में आर्टिकल में है। आर्टिकल 167 में क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 167 आर्टिकल में है। आर्टिकल 168 में क्या है? राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान किया गया 168 आर्टिकल में। तो 169 आर्टिकल में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना 169 आर्टिकल में है। 170 आर्टिकल में क्या है? विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है 170 आर्टिकल में। तो 166 आर्टिकल में क्या है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, जो राज्य की सरकार है उसका जो कार्य किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है? 166 में। और आर्टिकल 167 में क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, राज्यपाल को जो जानकारी देगी वो कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे। तो उसके संबंध में बताया गया 167 आर्टिकल में, मतलब कि जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं जो राज्यपाल को जानकारी देंगे वो कौन से आर्टिकल में है? 167 में। और आर्टिकल 168 में क्या है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान, जो राज्य के विधानमंडलों का जो गठन किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है? 168 में। और आर्टिकल 169 में क्या है कि राज्यों में विधान परिषदों का बनना, जो राज्य में विधानसभा बनेंगे या उन्हें भंग किया जाएगा वो कौन सा आर्टिकल में? 169 में। और आर्टिकल 170 में क्या है? वन विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख, जो विधानसभाओं की संरचना की जाएगी जो उसका उल्लेख किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है? 170 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 171। इसमें बताया गया है विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किया गया है 171 आर्टिकल में। और आर्टिकल 172 में क्या है? राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 173 में क्या है? विधानमंडल की सदस्यत्व की योग्यताओं के बारे में बताया 173 में। तो 171 आर्टिकल क्या है कि विधान परिषदों की जो संरचना की जाएगी उसका उल्लेख किया जाएगा वो आर्टिकल 171 में है। और आर्टिकल 172 में से कि राज्यों के विधानमंडलों की जो अवधि होगी उसका उल्लेख किया जाएगा 172 में। और आर्टिकल 173 क्या है कि विधानमंडलों की जो सदस्यता है या इसकी जो योग्यता है वो आर्टिकल 173 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 174। इसमें बताया गया है कि विधानमंडल के स्तर, त्रावासन और विघटन 174 में है। आर्टिकल 175 में क्या है कि राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार 175 में है। आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और आर्टिकल 177 में है संसद के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। तो आर्टिकल 174 क्या कहता है? विधानमंडल के स्तरीय त्रावासन का जो विघटन किया जाएगा वो आर्टिकल 174 में है। और आर्टिकल 175 में क्या है? राज्यपाल का सदन में जो अभिभाषण, मतलब जो भाषण देंगे राज्यपाल सदन में, और उसका जो संदेश का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? 175 में है। और नेक्स्ट आर्टिकल है 176। इसमें है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होगा वो कौन से आर्टिकल में है? 176 में। 175 में है संसद में जो अभिभाषण या संदेश देंगे वो 175 में है। और 176 में तो राज्यपाल का विशेष जो अभिभाषण होगा वो 176 में है। और 177 में क्या है कि संसद के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, जो संसद के बारे में मंत्रियों को बताया जाएगा, ये महाधिवक्ता के अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? 177 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है 178। इसमें बताया गया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और आर्टिकल 179 में क्या? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पदत्याग या पद से हटाया जाना 179 में है। और आर्टिकल 180 में क्या है? विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां आर्टिकल 180 में है। तो आर्टिकल 178 क्या कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, उसमें बताया गया 178 में। और 179 में बताया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है उसका रिक्त करना या प्रत्याग करना या पद से हटाया जाना, मतलब जो अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है? 179 में। और आर्टिकल 180 क्या कहता है? विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की, जो मतलब उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की जो शक्तियां वो किसके पास है? कौन से आर्टिकल में है? 180 में।
जो उपाध्यक्ष है, उस अध्यक्ष के तौर पर जो कार्य करेगा, उसके पास जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है? 180 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 181। इसमें बताया गया है कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। 181 में है। आर्टिकल 182 में क्या है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। और आर्टिकल 183 में है विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद विकृत होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना 183 में है। आर्टिकल 181 क्या है कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा या उसका प्रस्ताव किया जाएगा, वो अधिकारी पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। वो आर्टिकल 181 में कहा गया है। और आर्टिकल 182 में क्या है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। सभापति के बारे में और उपसभापति के बारे में बताया गया है 182 आर्टिकल में। और आर्टिकल 183 में क्या है कि विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद विकृत करना, मतलब सभापति का भी और उपसभापति का जो पद विकृत होगा ये उसे हटाया जाएगा, ये पदत्याग दिया जाएगा। तो वो कौन सा आर्टिकल में? 183 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 184। इसमें बताया गया है कि विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति है 184 में। और आर्टिकल 185 में क्या है कि जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। तो आर्टिकल 84 में क्या है? 184 में कि विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर में कार्य करने की शक्ति है, जो मतलब सभापति या उपसभापति के उपसभापति के तौर पर जो कार्य करेंगे या उसकी शक्ति है उनके पास, तो वो कौन से आर्टिकल में है? 184 में। और आर्टिकल 185 में सभापति और उपसभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव होगा या पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, तो इसका आर्टिकल में बताया गया है 185 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 186। इसमें बताया गया है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताया 186 में। 187 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय होगा। और आर्टिकल 188 में बताया गया है आर्टिकल 188 में कि विधानमंडल के सदस्य द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 189 में बताया गया है कि संसद में मतदान रिक्तों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 189 आर्टिकल में है। तो 186 आर्टिकल क्या कहते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के जो वेतन और भत्ते हैं वो आर्टिकल 186 में बताए गए हैं कि जो अध्यक्ष के वेतन या भत्ते हैं या उपाध्यक्ष के, सभापति के या उपसभापति के, सभी के भत्ते किसमें बताएगा? वेतन के बारे में 186 आर्टिकल में। और 187 आर्टिकल में क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय होगा। जो राज्य है वो विधानमंडल का सचिवालय होगा, ये 187 में बताया गया है। और आर्टिकल 188 में क्या बताया गया है कि विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख, जो विधानमंडलों के द्वारा सदस्यों का शपथ ली जाएगी वो कौन सा आर्टिकल में? 188 में। और आर्टिकल 189 में क्या? संसद में मतदान रिक्तों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति कहलाती है 189 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 190। विधानमंडल में स्थानों का रक्त होना। आर्टिकल 191 में है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। आर्टिकल 192 में है सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। और आर्टिकल 94 में 194 में विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार। और आर्टिकल 195 में है विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख। तो आर्टिकल 190 क्या कहता है? विधानमंडल में स्थानों का रक्त होना, विधानमंडल में स्थान है उनका रक्त होना क्या कौन सा आर्टिकल में? 190 में। और आर्टिकल 191 में क्या है? तो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता बताई गई है 191 आर्टिकल में। और आर्टिकल 192 में क्या बताया गया? सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किया गया है आर्टिकल 192 में। और आर्टिकल 194 में क्या बताया गया? विधानमंडलों और उनके सदस्य की शक्तियां और विशेष अधिकार, जो विधानमंडल के पास सदस्यों की शक्तियां ये विशेष अधिकार है, वो किसके पास है? 194 आर्टिकल में है। और आर्टिकल 195 में क्या है कि विधानमंडल सदस्य के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 195 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 199। इसमें बताया गया है कि विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 200 में बताया गया विधेयकों पर अनुमति। और आर्टिकल 201 में बताया गया विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। और आर्टिकल 202 में बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट विधानमंडल के बारे में बताया गया है 202 में। और आर्टिकल 203 में क्या है कि विधानमंडल में संकलन के संबंध में परिक्रिया। तो आर्टिकल 199 का कहता है कि विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 199 में। और आर्टिकल 200 में क्या है विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयकों पर जो अनुमति दी जाएगी वो कौन से आर्टिकल में है? 200 आर्टिकल में। और आर्टिकल 201 में क्या है कि विचारों के लिए आरक्षित विधेयक
मतलब विचारों के लिए जो आरक्षित विधेयक है वो कौन से आर्टिकल में है, 201 में है। और आर्टिकल 202 में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरणी या बजट के बारे में बताया गया विधानमंडल के 202 आर्टिकल में। बजट के बारे में किसमें बताया गया, 202 के। फ्रेंड्स, बजट से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बजट की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी बजट से रिलेटेड कि कौन से सन में ये बजट आया, तो बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 203 क्या कहते हैं, 3 में क्या बताया गया कि विधानमंडल में संकलन के संबंध में परिक्रिया। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 204, इसमें बताया गया विनियोग विधेयक। और आर्टिकल 207 में बताया गया है कि वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 213 में बताया गया है कि राज्यपाल के अध्यक्ष अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आर्टिकल 214 में बताया गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। और आर्टिकल 215 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है 215 में। तो आर्टिकल 204 में क्या बताया गया, विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है 204 में। और आर्टिकल 207 में क्या है कि वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध बताया गया है 207 में। और आर्टिकल 213 में बताया गया कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो राज्यपाल के अध्यादेश है उसकी जारी करने की शक्ति वो आर्टिकल 213 में है। और आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, 214 में। और आर्टिकल 215 में क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कहलाता है 216 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 216, इसमें बताया गया है कि इस न्यायालयों के गठन का उल्लेख किया गया है 216 आर्टिकल में। और आर्टिकल 217 में कहा गया है कि उस न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें आर्टिकल 217 में बताई गई हैं। और आर्टिकल 218 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना आर्टिकल 218 में है। और आर्टिकल 219 में क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। और आर्टिकल 220 में क्या है कि स्थायी न्यायाधीशों रखने के बाद अन्य विधि आर्टिकल 220 में है। तो आर्टिकल 216 क्या कहता है कि उस न्यायालय के गठन, मतलब उस न्यायालय को जो गठन किया जाएगा उसको उल्लेख किया जाएगा, वो आर्टिकल 216 में है। और आर्टिकल 217 में है तो उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उस न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करना है, जो उन्हें उनके पद की शर्तें रखना, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 217 में है। और आर्टिकल 218 में है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय को लागू करने ही कहलाता है आर्टिकल 218 के। सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित है कुछ उपबंध या उच्च न्यायालय को जो लागू करता है वो कौन से आर्टिकल में है, 218 में। और आर्टिकल 219 में क्या है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, जो उस न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें शपथ कौन दिलाता है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 219। और आर्टिकल 220 क्या है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि, ये आर्टिकल 220 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 221, उस न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन आर्टिकल 221 में है। और आर्टिकल 222 में है न्यायाधीशों का अन्य उस न्यायालय में भेजना। और आर्टिकल 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो आर्टिकल 221 में क्या है कि उस न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन, उस न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन है वो कौन से आर्टिकल में है, 221 में। आर्टिकल 222 में क्या है कि न्यायाधीशों का अन्य उस न्यायालयों में भेजना, न्यायाधीश के जो अन्य न्यायालयों में भेजते हैं वो कौन से आर्टिकल में है, 222 में। और आर्टिकल 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है, 223 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है 224 आर्टिकल में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224 में है। आर्टिकल 225 में क्या है, उस न्यायालय की आधिकारिकता। और आर्टिकल 226 में उस न्यायालय द्वारा रिट जारी करना आर्टिकल 226 में है। तो आर्टिकल 224 में क्या है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाएगी या अपर कार्यकारी, जो अपर मतलब ऊपर जो होते हैं या कार्य करते हैं वो, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं तो वो कौन से आर्टिकल में है, 224 में। और आर्टिकल 225 में क्या है, उच्च न्यायालय की आधिकारिकता है वो 225 में। और आर्टिकल 226 में क्या है, उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना, उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट जारी किया जाता है वो कौन से आर्टिकल में है, 226 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उस न्यायालय की शक्ति 227 में है। आर्टिकल 228 में क्या है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का आंतरण का उल्लेख 228 में है। तो आर्टिकल 227 में क्या है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है, 227 में। आर्टिकल 228 में क्या है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों का आंतरण का उल्लेख, कुछ ही मामलों में न्यायालयों का जो आंतरण उल्लेख है वो आर्टिकल 228 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 230, इसमें बताया गया है कि उस न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों में पर विस्तार, ये आर्टिकल 230 में है।
आर्टिकल 231 में क्या है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये आर्टिकल 231 में है। और आर्टिकल 233 में क्या है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। और आर्टिकल 235 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये आर्टिकल 235 में है। तो आर्टिकल 230 में क्या है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता संघ का या राज्य क्षेत्रों पर विस्तार जो किया जाएगा वो आर्टिकल 230 में है। ये आर्टिकल 231 में है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कौन से आर्टिकल में है, 231 में। और आर्टिकल 233 में क्या है कि जिला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, जो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाएगी उनका जो प्रावधान किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है, 233 में। और आर्टिकल 235 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण करना, अधीनस्थ जो न्यायालय है उस पर नियंत्रण करना, वो कौन से आर्टिकल में है, 235 में। नेक्स्ट है, अब तक हम भाग 7 तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, वो कौन से आर्टिकल तक है, 239 से 240 तक। तो आर्टिकल नंबर 239 देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। आर्टिकल 240 है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 241 में है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान। आर्टिकल 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। आर्टिकल 239 में फ्रेंड्स हमने क्या करा था, भाग 1 में भी किसके बारे में बताया गया था, तो राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया था। और आर्टिकल नंबर 239 से 240 में भी किसके बारे में बताया गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 239 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है 239 आर्टिकल में। और आर्टिकल 240 में क्या किया गया है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं संघ और क्षेत्रों के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, वो कौन से आर्टिकल में है, 240 आर्टिकल में। और आर्टिकल 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है, 241 में। नेक्स्ट है भाग 9 और 10। भाग 8 कर चुके हैं, अब भाग 9 और 10 एक साथ करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 243 आर्टिकल कहता है पंचायतों का उल्लेख किया गया है 243 में। और आर्टिकल नंबर 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, आर्टिकल 244 में है। तो आर्टिकल 243 क्या कहता है कि पंचायतों का उल्लेख किया गया है, पंचायत का जो उल्लेख किया गया है वो कौन से आर्टिकल में है, 243 में। और आर्टिकल 244 में क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किया गया है 244 आर्टिकल में। तो हमने क्या देखा इसमें, भाग 9 और भाग 10 क्या, 243 और आर्टिकल 244। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 9 में 243 और 244 आर्टिकल थे। और भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। और आर्टिकल कहाँ तक है, 245 से 263 तक भाग 11। और कहाँ तक आर्टिकल, 245 से 263 तक। तो आर्टिकल नंबर 245 क्या कहता है, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, आर्टिकल 245 में है, मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। और आर्टिकल 248 में क्या है, अवशिष्ट विधियां शक्तियां। और आर्टिकल 252 में है, 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 252 में है। तो आर्टिकल 245 में क्या है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ये संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो बनाई गई विधि है उसका जो विस्तार किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में किया जाएगा, 245 आर्टिकल में। और आर्टिकल 248 में क्या है कि अशिष्ट विधायी शक्तियां, अशिष्ट जो विधायी शक्तियां हैं वो किसके कौन से आर्टिकल में है, 248 में। और आर्टिकल 252 में क्या है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनने की संसद की शक्ति, 2 या अधिक राज्यों के लिए जो सहमति बनेगी वो संसद के पास शक्ति है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 254। इसमें बताया गया है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति, तो कौन सा आर्टिकल में, 254 में। और आर्टिकल 256 में क्या है, राज्यों की संघ और संघ की बाध्यता। और आर्टिकल 257 में क्या है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। तो फ्रेंड्स 254 आर्टिकल में क्या है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, मतलब जो विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं और राज्यों के विधानमंडल में, तो वो कौन से आर्टिकल में है, 254 में। और आर्टिकल 256 में क्या है कि राज्यों की संघ और संघ की जो बाध्यता है वो कौन से आर्टिकल में है, 256 में।
और 257 आर्टिकल में क्या है कि कुछ देशों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, जो कुछ राज्यों में संघ का जो नियंत्रण है वो कौन से आर्टिकल में है? 257 में। फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें आर्टिकलों को सभी को लिखने और इसके नोट्स बनाने। फ्रेंड्स इन्हें बनाने में काफी टाइम लगा है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक फ्रेंड्स को अपने शेयर करें, ताकि इस वीडियो को तो हर एक स्टूडेंट को हो सके और आने वाले एग्जाम में बेटे नंबर ला सकते हैं इन वीडियो को देखकर। फ्रेंड्स ये सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी सभी वीडियो कराई जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपको तो ये सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी वीडियो को अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी जो एग्जाम दिया था यूपी बीएड का 9 जून को, तो इससे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं वो क्वेश्चन वही कराती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। काफी टाइम और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना और स्टूडेंटों को शेयर करना है, ताकि इस वीडियो को उन्हें भी प्रॉफिट हो सके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 262 आर्टिकल। इसमें बताया गया है अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। और आर्टिकल 263 में क्या है? अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। तो आर्टिकल 262 में क्या है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय, मतलब नदियों के जल संबंधी जो विवाद है उन पर जो न्याय निर्णय लिए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल में है? 262 आर्टिकल में। और आर्टिकल 263 में क्या है कि अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का जो गठन किया जाता है, ये जो उल्लेख किया जाता है वो कौन से आर्टिकल में है? 263 में। नेक्स्ट है भाग 12। अब तक हम कितने आर्टिकल कर चुके हैं? 263 आर्टिकल कर चुके हैं और भाग 11 कर चुके हैं। अब भाग 12 देखते हैं। भाग 12 में क्या बताया गया है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। इसमें क्या बताया गया है भाग 12 में? वित्त संपत्ति के बारे में, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है भाग 12 में। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 264 से 308 तक बताया गया है भाग 4 में आर्टिकल। तो आर्टिकल 266 क्या कहता है कि भारत की संचित निधि का उल्लेख, भारत की संचित नीति का उल्लेख 266 में है। आर्टिकल 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। और आर्टिकल 275 में क्या है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। और आर्टिकल 276 में क्या है? वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर टैक्स। कर का मतलब होता है टैक्स। तो आर्टिकल 266 में क्या है कि भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। भारत की जो संचित निधि है उसका जो उल्लेख किया गया है वो कौन से आर्टिकल में है? 266 में। और आर्टिकल 267 में क्या? आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 275 में कुछ राज्यों से जो संघ से अनुदान मिलाना है वो कौन से आर्टिकल में है? 275 में। और आर्टिकल 276 में क्या है कि वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर लगाना, वो कौन से आर्टिकल में है? 276 में। इसमें व्यापार के बारे में बताया गया है, नियोजन पर जो कर है वो कर के बारे में बताया गया, वृत्तियों के बारे में और आजीविका के बारे में बताया गया है 276 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 280। इसमें बताया गया है वित्त आयोग का उल्लेख, वित्त आयोग का उल्लेख है 280 में। और आर्टिकल 281 में क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशें। और आर्टिकल 292 में क्या है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 293 में है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। तो आर्टिकल 280 में क्या है कि वित्त आयोग का उल्लेख, वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में? 280 में। और आर्टिकल 281 में क्या है कि वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो कौन से आर्टिकल में है? 281 में। आर्टिकल 292 में क्या है कि भारत सरकार द्वारा जो उधार लिया जाता है वो कौन से आर्टिकल में है? 292 में। और आर्टिकल 293 में क्या है कि राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292 में है, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना 293 आर्टिकल में है। फ्रेंड्स इनको सही से कर लेना कि 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना और 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। नेक्स्ट आर्टिकल है 298 आर्टिकल में है व्यापार करने के अधिकार। और आर्टिकल 299 में है संविदाएं। और आर्टिकल नंबर 300A में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को फ्रेंड्स हटा दिया गया है, तो हमारे 6 अधिकार हैं। तो आर्टिकल 300 का है एक संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 298 क्या कहता है? तो व्यापार करने के अधिकार, व्यापार जो कर रहे हैं जिसका जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? 298 में। और आर्टिकल 299 में क्या संविधान है। और आर्टिकल 300A में है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है भाग 13 और 14। अब तक हम कितने भाग कर चुके हैं? भाग 12 तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है भाग 13 और 14 एक साथ करेंगे। तो 9 और 10 जैसे एक साथ करा था, उसमें 9 और 10 में 244 और 245 आर्टिकल के बारे में बताया गया था। और भाग 13 और 14 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 301 भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और संगम की स्वतंत्रता।
समागम की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 309 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। और आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। तो आर्टिकल 301 में क्या है कि भारत देश में जो व्यापार हो रहा है, जो वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, वो कौन से आर्टिकल में? 301 में। और आर्टिकल 309 में क्या है? संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है 309 में, कि व्यक्तियों की जो भर्ती है या जिनकी सेवा की जो शर्तें हैं वो कौन से आर्टिकल में है? 309 में। और आर्टिकल 312 में क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है 312 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 313, इसमें बताया गया है संक्रमणकालीन उपबंध। और आर्टिकल 15 में बताया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 316 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। और आर्टिकल 323 ए में है प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण, मतलब अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स। तो आर्टिकल 313 में क्या है कि संक्रमणकालीन उपबंध। आर्टिकल 315 में है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब कि यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख किया गया है 315 में। और 316 में क्या किया गया है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है या जो अवधि है वो बताया गया है आर्टिकल 316 में। और आर्टिकल 323 ए में बताया गया है प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नेक्स्ट भाग है हमारा 15। भाग 14 तक कर चुके हैं, नेक्स्ट भाग है 15। 15 में बताया गया है निर्वाचन। और आर्टिकल कौन से? 324 से 329 तक। तो आर्टिकल 324 कहता है चुनाव आयोग निर्वाचन के अधिशण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। और आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन मताधिकार के आधार पर होगा। और आर्टिकल 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का उल्लेख। तो 324 क्या कहता है कि चुनाव आयोग निर्वाचन के अधिशण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। और आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होगा। जो लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन वयस्क मताधिकार होंगे तो उसके आधार पर होगा आर्टिकल 326 में। और आर्टिकल 329 में क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है 329 में। नेक्स्ट भाग है भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसके बारे में बताया गया भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और आर्टिकल है 330 से 342 तक। आर्टिकल 330 क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित और जनजाति के लिए आरक्षण। आर्टिकल 330 में क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किया जाएगा आर्टिकल नंबर 330 में। और आर्टिकल 331 में क्या है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा। वो कौन से आर्टिकल में है? 331 में, कि इसमें लोकसभा में जो अंगल मतलब जो 2 सदस्य लिए जाते हैं वो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा 331 आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 332 में है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। आर्टिकल 332 में फ्रेंड्स ये तीनों आर्टिकल वेरी इंपोर्टेंट है। 332 आर्टिकल क्या कहता है कि विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण किया जाएगा वो 332 आर्टिकल में किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 331, जिसमें बताया गया है लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। और आर्टिकल 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। और आर्टिकल 333 में है विधानसभा में अंगन भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व होगा। और आर्टिकल 380 में है आर्टिकल नंबर 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। तो ये सभी आर्टिकल किससे डिपेंड है? जाति, अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड। 331 में है लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण और विधान में आगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है 333 आर्टिकल में। और 338 में है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 338A, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्या है? 338A में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जनजाति कौन सी होती है? एसटी। और अनुच्छेद 338 मतलब आर्टिकल 338B में क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग कौन से होते हैं? जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो वो किसमें बताई गई है? 338B आर्टिकल में। और आर्टिकल 341 में है अनुसूचित जातियां मतलब एससी के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 342 में क्या? अनुसूचित जनजातियां। ये चारों आर्टिकल कौन से हैं? एसटी, ओबीसी और एससी से रिलेटेड है। 338A अनुसूचित जनजाति और 338B है अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी
और आर्टिकल 341 है अनुसूचित जातियां मतलब कि एससी, और आर्टिकल 342 है अनुसूचित जनजातियां मतलब एसटी। नेक्स्ट है भाग 17 राज्यसभा का उल्लेख। इसमें क्या बताया गया है, भाग 17 में राज्यसभा का उल्लेख मतलब कि इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं 343 से 351 तक। तो 343 आर्टिकल है संघ की राज्यसभा का उल्लेख, क्या किसका उल्लेख किया गया है, संघ की राज्यसभा का उल्लेख किया गया है 343 आर्टिकल में। और आर्टिकल 344 में क्या कि राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का वर्णन किया गया है 344 में कि राज्यसभा के जो संबंध है जो उसका आयोग किया जाएगा, इस समितियों का वर्णन किया जाएगा, वो कौन से आर्टिकल में 344 आर्टिकल में। और आर्टिकल 345 में क्या है राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है 345 आर्टिकल में। और आर्टिकल 346 में क्या है संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। इसमें क्या बताया गया है 346 में संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच जो पत्राचार किया जाएगा, जो भाषा है उनकी राजभाषा, तो वो कौन से आर्टिकल में है 346 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 348 में क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो कौन से आर्टिकल में 348 आर्टिकल में। और आर्टिकल 351 में क्या है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है 351 आर्टिकल में, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है आर्टिकल 351 आर्टिकल में। नेक्स्ट भाग है भाग 18, इसमें बताया गया है आपात उपबंध और आर्टिकल है 352 से 360 तक। भाग 8 में क्या है अपवाद उपबंध के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 352 क्या कहते हैं आपातकाल की घोषणा का उल्लेख, आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। तो 352 में क्या है आपातकाल की जो घोषणा की जाएगी, जो उसका उल्लेख किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में 352 में। और आर्टिकल 353 में क्या है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव किया जाएगा, तो वो कौन से आर्टिकल में 353 में कि आपातकाल की जो घोषणा का जो प्रभाव डाला जाएगा वो कौन से आर्टिकल में 353 में। और आर्टिकल 356 में क्या है राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख, राज्य में जो राष्ट्रपति का शासन का उल्लेख किया जाएगा वो 356 आर्टिकल में है। और आर्टिकल 358 में क्या है आपातकाल के दौरान उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है 358 में कि आपातकाल के दौरान जो उपबंध या निलंबन या उल्लेख जो किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल में है 358 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 359, इसमें बताया गया है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। और आर्टिकल 360 में बताया गया वित्तीय आपातकाल के बाद में उपबंध। तो 359 आर्टिकल में क्या है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन किया जाएगा। और आर्टिकल 360 में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। नेक्स्ट आर्टिकल है भाग 19 से आर्टिकल 361 से 367 और भाग 20 है अनुच्छेद 368। भाग 19 में कितने आर्टिकल हैं 361 से 367 और भाग 20 में क्या है आर्टिकल 368। तो 361 आर्टिकल क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 361 में क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण किया जाएगा 361 में। और आर्टिकल 364 में क्या है कि महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध क्या बताया गया 364 में कि महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में जो विशेष उपबंध है वो बताया गया 364 आर्टिकल में। और 368 आर्टिकल में क्या है कि संविधान संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है 368 आर्टिकल में। नेक्स्ट है भाग 21 से 22 में है आर्टिकल 393 से 395। भाग 21 में है आर्टिकल 369 से 392 तक और भाग 22 में है आर्टिकल 393 से 395 तक। तो आर्टिकल नंबर 369 कहता है कि राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। और आर्टिकल 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान। और आर्टिकल 371 कहता है कि महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 376 कहता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। तो 369 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यों की सूची के विषय में जो संबंध है, जो संसद को कानून बनाने की जो शक्ति है वो कौन सा आर्टिकल में 369 में। और 371 में जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 371 में क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 376 में बताया गया है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। नेक्स्ट आर्टिकल है ये लास्ट आर्टिकल है फ्रेंड 377 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में उपबंध। और आर्टिकल 378 में है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। और आर्टिकल 393 में है संक्षिप्त नाम का वर्णन। और आर्टिकल 395 में है लास्ट आर्टिकल है निरसन, इसमें किसको बताया गया निरसन के बारे में। तो आर्टिकल 377 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेख
परिषद के बारे में उपगमन किया गया है 377 में। और आर्टिकल 378 में क्या है कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपगमन। तो आर्टिकल 393 में क्या है कि संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है, संक्षिप्त नाम का वर्णन। और आर्टिकल 395 में निरसन। तो फ्रेंड्स ये 1 से लेकर हमने 395 तक आर्टिकल करे। ये सभी आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की करो, यूपीबीएड की करो, यूपीएससी आईएएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना, नोट्स बनाते जाना, मतलब लिखते जाना साथ के साथ, और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप इस वीडियो की, तो आपको सारे जो आर्टिकल है लर्न हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आपको ये आर्टिकल जो है वो लर्न हो जाएंगे, तो आप एक ही बार में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एग्जाम वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स चाहे आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्टिकल तो उसमें पूछ ही जाते हैं एलएलबी में। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पर वीडियो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रोजेक्ट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।